we are going to read our chapter 3 of history and title is Colonial Agrarian Policies. उपनिवेश काल की कृषि संबंधी नीतियां। आज हम इस चैप्टर में कृषि के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज को लागू किया था उन सभी के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम सभी समझौतों के बारे में पढ़ेंगे जो ब्रिटिश सरकार ने अपने शासनकाल में कृषि को लेकर किए थे। जो बिगेस्ट चेंजेस माने जाते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, दीज आर चेंज इन रूरल सेटअप, introduction of major land revenue settlements. In these three settlements were includes permanent, Malwari and Rotwari settlements and commercialization of agriculture. इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी टर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थॉमस एंड विलियम डैनियल, ये दो ऐसे पर्सन माने जाते हैं जो फेमस पेंटर्स के रूप में जाने जाते थे और इनका जो वर्क था मेकिंग पिक्चर क्यू लैंडस्केप के थ्रू ये पिक्चर्स क्यू ड्रॉ किया करते थे। दे पेंटेड द इंडियन लैंड कंट्री साइड्स। इन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में जो इंडिया का एरिया था, कंट्री साइड एरिया था, उसके पिक्चर्स को शो किया और बहुत सारे मेडिवल मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू शो किए थे विद वाटर कलर्स। यहाँ पर एक वेब चार्ट शो किया गया है जो बताता है मेजर लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स को डिस्कस करता है। जरदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट्स, महलवारी सेटलमेंट्स एंड रोटवारी सेटलमेंट्स, ये सब सेटलमेंट्स थे, समझौते थे जो कृषि के क्षेत्र में लागू किए गए थे। इसके बाद कृषि को डेवलप करने के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा कमर्शलाइजेशन किया गया था एग्रीकल्चर का। कमर्शलाइजेशन के लिए जो क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया गया था पीसेंट्स को, वो थी इंडिगो एंड ओपियम। और इंडिगो कल्टीवेशन के लिए दो सिस्टम्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप किया गया था जिनको हम निल सिस्टम या रियॉर्टी सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। यह टाइमलाइन पीरियड है जो विभिन्न समझौतों के टाइम पीरियड्स को हमें बताता है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना था कि ब्रिटिशर्स की इनकम का मेन सोर्स क्या था, वो था लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू पर फोकस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी इनकम प्राप्त करने के लिए। इट वाज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश ए सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रिवेन्यू। लेकिन जो पीसेंट्स के थ्रू ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट करते थे उसके लिए ज़रूरी था कि वो एक सिस्टम को निश्चित करें जिसके द्वारा एस्टिमेट किया जा सके कितना टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है और किस तरह से लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना है। इसके लिए अलग अलग समझौते डिक्लेयर किए गए। ब्रिटिशर्स के द्वारा इस वे में काम किया गया। हाउ दे डिस्कस इट, हाउ दे कंप्लीट इट, दे स्टार्टेड दिस प्रोसेस विद द चेंज इन रूरल सेटअप। सबसे पहले उन्होंने ग्रामीण एरियाज के सेटअप में चेंजेस को प्रमोट किया। ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड, प्राचीन और मेडिवल काल में, फार्मर्स हु कल्टिवेटेड ए पीस ऑफ लैंड, जो किसान अपनी लैंड पर कल्टीवेशन करते थे, वो हेल्ड इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, उनके पास वो लंबे समय तक रहती थी। वे उसका दे यूज टू पे पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस एज टैक्स, अपनी फसल का कुछ पोर्शन टैक्स के रूप में अदा करते थे। इन रिटर्न देयर राइट टू होल्ड द कल्टिवेट द पीस ऑफ लैंड रिमेन इंटैक्ट, लेकिन उनके जो अधिकार थे लैंड पर वो रिमेन बने रहते थे, उनका अधिकार अपनी लैंड पर बना रहता था। इस तरह से जो विलेजर्स थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर थे। वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनफ फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। शेरशाह सूरी के शासनकाल में एक सिस्टम लागू किया गया था जिसमें लैंड्स को मेजर किया गया और उनको पट्टे का नाम दिया गया था और उनका रिटन रिकॉर्ड्स विद ऑनर नेम मेंशन किया गया था। इन द सिस्टम रेवेन्यू वाज पेड बाय फार्मर्स डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। और जो उस समय के किसान थे शेरशाह सूरी के शासनकाल में, वो अपनी लैंड पर जितनी फर्टिलिटी होती थी लैंड की, उसके ऊपर डिपेंड करता था कि वो कितना टैक्स अदा करेंगे। और ऐसे में भी अगर नेचुरल डिज़ास्टर की कोई कंडीशन होती थी, मीन्स अगर बाढ़ आ गई या सूखा आ गया, ऐसी कंडीशन होती थी जिस समय पर उनकी फसल का जो प्रोडक्शन होता था वो कम हो जाता था, तो उस रिवेन्यू कलेक्शन को भी रिड्यूस कर दिया जाता था। और कुछ सिचुएशन ऐसी होती थी जब बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन होती थी, जटिल समस्या होती थी, उस समय पर जो टैक्स का पेमेंट होता था किसानों की तरफ से उसको एग्जम्प्टेड कर दिया जाता था, मीन्स उसको छोड़ दिया जाता था, उसको माफ़ कर दिया जाता था। ये सिस्टम शेरशाह सूरी के शासनकाल में
चल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का शासनकाल हमारे देश में शुरू हुआ और बंगाल में दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए अपनी पॉलिसीज में चेंजेस किए। इट थॉट ऑफ मैक्सिमाइज रेवेन्यू कलेक्शन। उनका जो टारगेट था वो हायर प्रॉफिट था और अधिक से अधिक टैक्स को कलेक्ट करना था। इट इंट्रोड्यूस एग्रेरियन पॉलिसीज। इसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज, कृषि संबंधी पॉलिसीज को लागू किया, जिसमें जो क्षेत्र शामिल किए गए वो इस तरह से थे। उसमें जो टैक्स कलेक्शन होता था वो कैश में होता था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को फोर्स किया गया कैश क्रॉप्स डेवलप करने के लिए। फूड क्रॉप्स के स्थान पर कैश क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए बाध्य किया गया किसानों को। द कंपनी क्रिएटेड 2 पोस्ट। इसके लिए कंपनी ने 2 व्यक्तियों को 2 पोस्ट के रूप में निर्धारित किया। 1 फॉर बंगाल, डेप्यूटी दीवान इनको कहा जाता था, 1 फॉर बंगाल एंड 1 फॉर बिहार। फॉर ग्रेटर प्रॉफिट, अधिक से अधिक प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन था फॉर्म्ड आउट एनुअली टू हाईएस्ट बाइडर्स। हाईएस्ट बाइडर जो होते थे, बोली लगाने वाले होते थे, उनके द्वारा, बोली के द्वारा व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था और हाईएस्ट बाइडर को ही कलेक्शन करने का ठेका दिया जाता था। लेकिन इसका इल इफेक्ट बहुत जल्द हमें देखने को मिला। द विलेजर्स विच नाउ प्रोड्यूस कैश क्रॉप, वे पीपल्स जो कैश क्रॉप, किसान जो थे कैश क्रॉप डेवलप कर रहे थे, उनके पास उनको फूड सप्लाई के लिए अन्य विलेजेस पर डिपेंड होना पड़ा। टैक्स कलेक्टर जो थे वो भी वाज ओनली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग मोर टैक्स रेवेन्यू। वो केवल अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करने की ओर अपना ध्यान लगाए हुए थे। उनका कोई भी अटेंशन ऐसा नहीं था जो लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ओर केंद्रित हो। पुअर पीसेंट्स जितने भी थे रूथलेसली एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण किया जा रहा था। जो टैक्स कलेक्टर होते थे वो अधिक से अधिक टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनका शोषण करते थे और इस वजह से या तो उनकी लैंड को उनसे ले लिया जाता था और उनको फोर्स किया जाता था विलेज छोड़ने के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इसके कारण लगातार डिक्लाइन होता जा रहा था। तो ये सब बैड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे थे। लगातार ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो सफर्ड एट सेटबैक। जो ट्रेड और कॉमर्स था, व्यापार और वाणिज्य था, वो भी बैकवर्ड जा रहा था, बैक प्रोटेक्शन पर उसको देखा जा रहा था। इंडियन गुड्स वर ब्रॉट एट लो रेट्स। जो भारतीय सामान था उनकी कीमत, उनको कम कीमत पर भारतीयों से खरीदा जाता था और बड़ी हाई प्राइस पर यूरोप में बेच दिया जाता था। इस तरह से जो प्रॉफिट हो रहा था वो टोटल प्रॉफिट ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में जा रहा था। इंडियन वेवर्स, जो भारतीय बुनकर थे या कलाकार थे, शिल्पकार थे, वर कंपेल्ड टू वर्क अंडर हार्श कंडीशन। उनको बहुत हार्ड कंडीशन में भी काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, जिसके कारण से उनकी कुशलता जो थी वो नष्ट हो रही थी। इट ऑल्सो हार्म द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज ट्रेडिंग कंपनी। और इसके कारण जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी के रूप में इंटरेस्ट था वो भी, उसको भी नुकसान पहुंच रहा था। इट्स ऑफिशियल रियलाइज, इसी के कारण जो उनके ऑफिशियल्स थे उन्होंने महसूस किया कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें कुछ नीड चेंजेस की ज़रूरत है टू सिक्योर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन टाइमली, जिससे कि समय के अनुसार अधिक से अधिक अमाउंट रेवेन्यू के रूप में, प्रॉफिट के रूप में गेन किया जा सके। उसके लिए कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए रेवेन्यू सेटलमेंट्स प्रोसेस में और इसके लिए कुछ समझौते डिक्लेयर किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इसमें शामिल किए गए। द फर्स्ट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय कंपनी केम इन द फॉर्म ऑफ जरदारी सिस्टम। जो पहला सिस्टम था वो जरदारी सिस्टम के रूप में सामने आया। इट वॉज फॉलोड बाय 3 लैंड रेवेन्यू आर्ग्यूमेंट्स। इसमें 3 प्रकार के समझौते डिक्लेयर किए गए बाय द 18th एंड 19th सेंचुरी। दीज वर परमानेंट सेटलमेंट्स, महलवारी सेटलमेंट्स एंड रोटवारी सेटलमेंट्स। सरदारी सिस्टम क्या था? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग ने रियलाइज किया कि जो टैक्स कलेक्शन से उनको इनकम हो रही है उसमें उसको कलेक्ट करने में कंपनी को अधिक एक्सपेंस करना पड़ रहा है और ए मैसिव फेमाइन इन बंगाल फर्दर रिड्यूस द रेवेन्यू। यहाँ तक कि बंगाल में जो भुखमरी हो रही थी, फेमाइन जो फैल रही थी, उसके कारण भी जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था वो कम हो रहा था। हास्टिंग इंट्रोड्यूस ए सिस्टम बाय विच, इसलिए हास्टिंग ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसके द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो हाईएस्ट बाइडर को दिया गया फॉर 5 years। जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी 5 years के लिए प्रोवाइड की जाती थी। द सिस्टम कॉल्ड टू बी नोन एज जरदारी सिस्टम या रेवेन्यू फार्मिंग। इसी को जरदारी सिस्टम या रेवेन्यू फार्मिंग सेटलमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और वे पीपल्स जो हाईएस्ट बाइडर के रूप में अपॉइंट किए जाते थे टैक्स कलेक्टर के रूप में, उनको जरदार्स कहा जाता था।
हाउएवर दिस सिस्टम फेल, लेकिन यह सिस्टम भी फेल हो गया बिकॉज ऑफ द बाइडिंग हैड नो लिंक, क्योंकि जो बाइडिंग थी वो लिंक नहीं करती थी लैंड्स की एक्चुअल प्रोडक्टिविटी से। बिना लैंड की प्रोडक्टिविटी को मेजर किए बाइडर्स अधिक से अधिक बोली लगा रहे थे, जो बाद में एक प्रॉब्लम का विषय उनके लिए बन चुकी थी। बिसाइड्स द जरदार्स डिड नॉट इम्प्रूव द लैंड, यहाँ तक कि जो जरदार्स थे वो लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इट वाज ऑक्शंस ऑफ पीरियडिकली, वह पीरियड्स के अकॉर्डिंग ऑक्शंस, उस पर नीलामी होती थी। एज द जरदार्स वांटेड टू गेट मोर रेवेन्यू टू पे द कंपनी, पीसेंट्स वर रिटलेंसली एक्सप्लॉइटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा पे करने के लिए कंपनी को पीसेंट्स किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, उनका शोषण किया जा रहा था। परमानेंट सेटलमेंट्स, यह सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इट कवर्ड बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, बनारस डिवीजन ऑफ यूपी एंड 90% ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज। इसमें इन सब एरियाज को कवर करने की कोशिश की गई थी। इस सिस्टम में क्या व्यवस्था की गई थी? लैंड ऑनर्स और जमींदार्स एक्वायर्ड हेरिडिटरी राइट्स ओवर लैंड। जो लैंड ऑनर्स थे, मालिक जो जमींदार थे या लैंड ऑनर्स थे, उनको हेरिडिटरी राइट्स मींस उत्तराधिकारात्मक राइट्स लैंड पर दिए गए थे। फार्मर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स। जो फार्मर्स की पोजीशंस थी वो कम हो चुकी थी, अब वो लैंड के मालिक ना होकर एक टेनेंट्स के रूप में वर्क करते थे। उनको कोई अधिकार नहीं था चारागाह प्लेसेस पर, फॉरेस्ट लैंड पर, इरिगेशन कैनल्स पर या फिशिंग पॉन्ड्स पर। वो एक टेनेंट्स के रूप में वर्क करते थे। जमींदार हैड टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एवरी ईयर्स टू कंपनी। अब जो जमींदार होते थे उनको एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को हर ईयर्स देनी पड़ती थी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, अंडर एडवर्स कंडीशन, चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो। इफ दे फेल, अगर वो फेल हो जाते थे इसमें, देयर लैंड वाज ऑक्शन्ड ऑफ, तो जो उनकी जो लैंड होती थी वो उनसे जब्त कर ली जाती थी, उनसे ले ली जाती थी। वट एवर रिमेन्ड विद जमींदार, जो जमींदार के पास बचता था रेवेन्यू देने के बाद कंपनी को, वाज हिज प्रॉफिट, वही उनके प्रॉफिट के रूप में जाना जाता था। और यह अमाउंट जो प्रॉफिट के रूप में देखी जाती थी 89% कंपनी के पास जाता था और 11% जो था रिमेनिंग जमींदार के पास रहता था। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स था परमानेंटली फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए इसको फिक्स कर दिया गया था। 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस मीन्स किसानों को अपनी टोटल प्रोड्यूस का 50% 10 ईयर्स के लिए कंपनी को देना होता था। अब इस सिस्टम के क्या एडवांटेजेस कंपनी को मिले? द कंपनी क्रिएटेड ए क्लास ऑफ जमींदार्स, कंपनी के पास एक ऐसी क्लास हो गई थी जमींदार्स की जो मीडिएटर्स के बीच में, इंटरमीडिएट्स बिटवीन दैम एंड पीसेंट्री, जो किसानों के और उनके बीच में एक मध्यस्थ का काम कर रही थी, एंड एक्टेड एज ए नेचुरली एले इन द इवेंट ऑफ एनी रिबेलियन बाय द पीसेंट्स। चाहे किसानों के द्वारा कितना भी विद्रोह हो रहा हो, क्रांति हो रही हो, उनके बीच में वो एक नेचुरल एली के रूप में मीन्स एक सहभागी के रूप में उनके बीच लिंक का काम कर रही थी। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी जो इनकम थी लैंड रेवेन्यू से के रूप में वो सिक्योर थी, रेगुलर थी एंड स्टेबल थी। दिस हेल्प द कंपनी मीट इट्स ग्रोइंग एक्सपेंसेस, जिसके कारण वो अपने खर्चों को इंक्रीज करने में सक्षम हो पा रहे थे, लाइक मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, इन पर वो अपना खर्चा बढ़ाते जा रहे थे। जमींदार्स वर मोटिवेटेड, जमींदार्स भी मोटिवेटेड थे टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस, वो इंक्रीज करना चाहते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को। एज अ रेट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड द ब्रिटिश वाज फिक्स, क्योंकि जो रेवेन्यू का अमाउंट था वो ब्रिटिशर्स को पे करने के रूप में फिक्स था। दे कुड कीप ए सरप्लस, अब वो अपने पास जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता था वो अपने पास रख सकते थे। लेकिन इन सब का इफेक्ट पीसेंट्स पर, किसानों पर क्या हुआ? द एक्चुअल कल्टिवेटर्स, जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, किसान थे, वर लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ जमींदार्स, उनको जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। हु एक्सट्रैक्टेड एग्जॉर्बिटेंट रेट, जो उनसे मनमाना रेट पर कर्ज टैक्स वसूल किया करते थे, इलीगल टैक्स उन पर लगाया करते थे। द पीसन हैड टू पे रेवेन्यू इफ देयर क्रॉप्स फेल्ड, चाहे कोई भी क्रूशियल कंडीशन हो, उनकी फसलें खराब हो जाए, तब भी उन्हें टैक्स पे करना होता था और उसके लिए उन्हें उधार लेना पड़ता था महाजन से हाई इंटरेस्ट रेट पर। और उस कंडीशन में जब वो लोन को रीपे नहीं कर पाते थे तो उनकी जो लैंड होती थी मॉर्टिगेट कर दी जाती थी, उनसे छीन ली जाती थी, जब्त कर ली जाती थी। और अल्टरनेट के रूप में उनको अपना विलेज छोड़कर मिग्रेट करना पड़ता था शहरों की ओर रोजगार की तलाश में। पीसेंट्स वर इविक्टेड फ्रॉम द लैंड्स दे हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस, अब वे किसान जो जनरेशन से अपनी पीढ़ी के लिए काम कर रहे थे, मीन जनरेशन से जनरेशन उनके पास लैंड पास आउट हो रही थी, अब वो उनसे छीन ली गई थी।
दिस क्रिएटेड ए क्लास ऑफ लैंडलेस पीसेंट्स, जिसके कारण जो एक वर्ग था किसानों का वो लैंडलेस पीसेंट्स के रूप में डेवलप हो चुका था। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर मनी लैंडर्स रिप्लेस द लैंडलॉर्ड्स एंड टुक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। जो मनी लैंडर्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे, उनका कोई भी ध्यान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की ओर नहीं था। उनमें से बहुत सारे ऐसे किसान थे, ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के रूप में जाने जाते थे, जो जिनकी ज़मीनें गांव में होती थी लेकिन वो शहरों में रहते थे और अपनी ज़मीनों को लीज पर वर्क करने के लिए देते थे। इस तरह के किसान, इस तरह के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के रूप में जाने जाते थे। द सेटलमेंट्स बेनिफिट द जमींदार्स मोर देन द कंपनी। अब ये सेटलमेंट्स जो थे उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था वो ज़मींदारों को हो रहा था कंपनी की तुलना में, क्योंकि जो कलेक्शन होता था पीसेंट से वो फिक्स था और उन्हें फिक्स अमाउंट ही अदा करनी पड़ती थी कंपनी को। तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस बच जाता था वो जमींदारों के बेनिफिट के रूप में इंक्रीज हो रहा था। इस तरह से कंपनी ने फोकस किया कि उन्हें इस सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है। 19वीं सेंचुरी में फोकस किया गया और इसमें चेंज करने के लिए शुरुआत की गई। इसी के तहत महलवारी सिस्टम को लागू किया गया। यह सेटलमेंट्स 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पंजाब, इन एरियाज में लागू किया गया था, जिसमें इट अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ कंपनीज टेरिटरीज। इसमें प्रयास किया गया कि जो कंपनीज के एरियाज हैं उनमें 30% एरियाज में इस सिस्टम को लागू कर दिया जाए। अब इस सिस्टम का नेम महलवारी सिस्टम क्यों रखा गया? महल का मीनिंग होता है विलेज। मैकेंजी ने सोचा, यह समझा था कि जो विलेजेस हैं उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक लैंड रिवेन्यू के रूप में अधिक इनकम दे सकते हैं। तो उनका जो टारगेट था पूरी तरह से कलेक्टिवली ऑन द विलेज पर था, जहाँ से उनको रिवेन्यू प्राप्त होना था। इसी कारण से इसको महलवारी सिस्टम नाम दिया गया था। द विलेज मैन एंड हेडमैन, जो विलेज हेडमैन होते थे जमींदारों के प्लेस पर, विलेज हेडमैन या लंबरदार भी हम उसको कहते थे, उनको टैक्स कलेक्ट करने का कार्य सौंपा गया था और वही टैक्स कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करते थे। द हेड ऑफ द विलेज फिक्स द रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लैंड। जो लंबरदार होते थे वो टैक्स को फिक्स करते थे लैंड की अकॉर्डिंग टाइप ऑफ लैंड, टोटल लैंड अंडर कल्टीवेशन, कस्टम राइट्स ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर ग्रुप्स। उसी के हिसाब से लैंड को फिक्स किया जाता था। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट, और जो एस्टिमेट था वो यह माना जाता था कि जो लैंड है प्लॉट का विद विलेज एडेड टू अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू, पूरे विलेज की प्लॉट्स के हिसाब से रेवेन्यू को काउंट किया जाता था और उसको जमीन जो लंबरदार होते थे वो उसको कलेक्ट करते थे। द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज रफली हाफ ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मीन्स एक प्लॉट पर टोटल प्रोडक्शन जितना होता था उसका हाफ लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूल किया जाता था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज, और यह डिमांड पीरियडिकली डिवाइज चेंज होती थी, नॉट फिक्स परमानेंटली। इसको फिक्स नहीं रखा गया, जैसे पहले सेटलमेंट में 10 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया गया था, इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको बदला जा सकता था। However, even under this system, the condition of peasants remain pitiable। लेकिन ये सब चेंजेस होने के बाद भी जो किसानों की कंडीशन थी वो दयनीय ही बनी रही। As the head of the village retained the right to extract revenue, क्योंकि अब हेडमैन उनका शोषण करते थे। रोटवारी सेटलमेंट्स, रोटवारी सेटलमेंट्स को हम मुनरो सेटलमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि थॉमस मुनरो के द्वारा इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इसका विस्तार किया गया एंड आसाम में भी इसको लागू किया गया। इसके साथ साथ 51% ऑफ कंपनीज टेरिटरीज में इसका प्रभाव देखा गया। प्रायर टू मुनरो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, मुनरो से पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने छोटे छोटे एरियाज में स्मॉल स्केल पर इसको लागू करने की कोशिश की थी। ऐसे एरियाज में जो ब्रिटिशर्स एनेक्सीड बाय द ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में थे फ्रॉम द टीपू सुल्तान से उन्होंने लिए थे। इन साउथ इंडिया में देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। साउथ इंडिया में जहाँ पर कोई परंपरागत जमींदार व्यवस्था नहीं थी और जो लैंड के मालिक होते थे, जो कल्टीवेटर्स थे, वही लैंड के मालिक थे, जिनको रियॉर्ड्स नाम दिया गया था। बोथ मुनरो एंड रीड फेल्ट दैट लैंड सेटलमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली। उनका मानना था कि जो लैंड सेटलमेंट्स है वो डायरेक्टली होने चाहिए, रियॉर्ड से डायरेक्ट कलेक्शन होना चाहिए कंपनी के द्वारा। इस तरह से इस सिस्टम को रोटवारी सिस्टम का नाम दिया गया था। अब
क्या हुआ इसमें चेंजेस, इसमें जमींदार और लंबरदार दोनों को मध्यस्थ के रूप में से हटा दिया गया। अब जो रियॉर्स होते थे, कल्टीवेटर्स होते थे, उनको डायरेक्ट पे गवर्नमेंट ट्रेजरी में करना पड़ता था। टैक्स जो होता था डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी में पे किया जाता था। इस सिस्टम के अनुसार जो लैंड ऑनर्स थे, देवर नो इंटरमीडिएटरी फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। इस तरह से जो लैंड कलेक्शन की मध्यस्थ वाली व्यवस्था थी वो खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट जो व्यवस्था की गई, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्यापारीकरण, खेती का व्यापारीकरण किया गया था। व्यापारीकरण पॉलिसी में क्या किया गया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन दैट ए पीसेंट्स, अब एक पीसेंट्स अपनी कंजप्शन से ज़्यादा, जितना उसको ज़रूरी है अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए, उससे अधिक ग्रो कर सकता था अपनी लैंड पर और अधिक सरप्लस को मार्केट में बेच सकता था, जिससे कि यूजुअली हैपन इन एन इकोनॉमी वेयर द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन कैश। और ऐसा वहां पर किया जाता था जहां पर जो टैक्स कलेक्शन होता था वो कैश में होता था, रेदर देन एज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, फसलों के रूप में टैक्स कलेक्शन नहीं होता था। तो इस तरह की व्यवस्था में इन चीज़ों को लागू किया गया। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, उपनिवेश काल में, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज द आउटकम ऑफ 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। जो कमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर का, वो इन तीनों सेटलमेंट्स का, रोटवारी सेटलमेंट्स, जरदारी सेटलमेंट्स, ये जितने भी सेटलमेंट्स थे उन सब का रिजल्ट रहा। दिस सेटलमेंट्स वाज बेस्ड ऑन कैश पेमेंट वंस इन प्लेस। ये सेटलमेंट्स किस पर लागू थे, कैश पेमेंट पर। एग्रीकल्चर कमर्शलाइज रैपिडली, जिसके कारण जो व्यापारीकरण था खेती का वो तेज गति से हुआ था। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल्स की सभी कैटेगरीज, जिसमें शामिल थे जमींदार, लंबरदार या रियॉर्स, हैड टू मेक प्रोविजन फॉर कैश, उन सबको कैश में ही टैक्स अदा करना पड़ता था। दे सोल्ड देयर पार्ट्स इन मार्केट्स, वो अपनी प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा मार्केट में बेचते थे और उसको कैश के रूप में, रिवेन्यू के रूप में ट्रेजरी में शामिल कर जमा करते थे, डिपॉजिट करते थे। इस तरह से जो कमर्शलाइजेशन था वो किया गया था। लेकिन रूरल एरियाज में, जहाँ पर खेती का सबसे अधिक प्रभाव होता है, रूरल एरियाज में फोर्स्ड कल्टीवेशन किया गया था। कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए किसानों को फोर्स किया जाता था। प्लांटेशन क्रॉप्स, जिसमें आपका इंडिगो हो गया या ओपियम और अफीम की जो खेती होती थी, इन सब के लिए किसानों को फोर्स किया जाता था। और जो कल्टीवेट होता था वो हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप्स, ऐसी फसलें उगाई जाती थी जिनकी कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन लोकल मार्केट में जिनकी नीड नहीं थी, जिनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में थी। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियल क्रॉप वर ऑफन कल्टीवेटेड एट कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स। अब जो कमर्शियल क्रॉप्स थी वो किसके स्थान पर कल्टीवेट होती थी फूड क्रॉप्स के स्थान पर। द प्लांटर्स यूज्ड फेडरल कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए जो प्लांटर्स होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर किसानों से फसल कराते थे, खेती कराते थे। पीसेंट्स टू कल्टीवेट दैम, और उनको फोर्स किया जाता था, समझौते साइन कराए जाते थे और उनको फोर्स किया जाता था फूड क्रॉप के स्थान पर कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। जिससे क्या हुआ, दिस लैड टू द इम्पोवराइजमेंट ऑफ द पीसेंट्स, जिसके कारण जो किसान थे वो गरीबी की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे थे। सिंस दीज क्रॉप्स वर सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स, ये जो फसलें होती थी ये इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती थी, उनकी जो डिमांड थी वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में थी। इन द ईयर्स ऑफ गुड हार्वेस्ट, तो गुड हार्वेस्ट जब होता था, अच्छी फसल होती थी, उस समय तो किसानों को बेनिफिट होता था। लेकिन जब पुअर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होता था, उस समय पर जो किसान होते थे वो बुरी तरह से प्रभावित होते थे। बिकॉज मच ऑफ द लैंड वाज सेट असाइड फॉर नॉन फूड क्रॉप्स। अब कमर्शलाइजेशन के कारण जो खेत थे वहां पर फूड क्रॉप के स्थान पर कैश क्रॉप उगाई जा रही थी, जिसके कारण से किसानों के पास खाने के लिए जो फूड क्रॉप्स थी उनकी कमी होती जा रही थी। इसके कारण हमें फेमाइन, भूखमरी की व्यवस्था भी देखने को मिल रही थी। यह एक स्टैंडिंग फीचर्स बन चुकी थी उस समय के भारत की। बंगाल फेमाइन इसका एग्जाम्पल माना जाता है, जो क्लोजिंग ईयर्स, फेमाइन ऑफ 1943 जो क्लोजिंग ईयर्स मार्क किए जाते हैं कॉलोनियल रूल से, मीन्स लंबे समय काल तक बंगाल को भूखमरी का सामना करना पड़ा था। मेजर कमर्शियल क्रॉप, कौन कौन सी मेजर कमर्शियल क्रॉप्स थी इन फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियल रूल। फर्स्ट फेज में, कॉलोनियल रूल्स के फर्स्ट फेज में ओपियम, अफीम, इंडिगो, नील की खेती, इनको अधिक जोर दिया गया था। बाद में मिड 18th सेंचुरी में जूट, कॉटन, रबर, इन फसलों को भी कमर्शियल क्रॉप के रूप में शामिल किया गया और इनका जो मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंग्लैंड, इनसे जो प्रॉफिट होता था वो सारा किसके लिए ज़रूरी हो गया था, फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑफ इंग्लैंड में कच्चा माल सारा तैयार करके भेजा जाता था। इन द 19th सेंचुरी जूट बिकेम एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल,
जूट जो था वो यूरोपियन फैक्ट्रीज का एक प्रमुख इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल बन चुका था। कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, अफीम का कल्टीवेशन। ओपियम वाज कल्टीवेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। जो ओपियम थी, अफीम थी, उसका उत्पादन वेस्टर्न इंडिया में किया जाता था और उसको चाइना में भेजा जाता था। चाइना से ब्रिटिशर्स उसके एक्सचेंज में टी का उत्पाद लेते थे। लेकिन जो चाइनीज व्यापारी थे वो वेस्टर्न गुड्स में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। उनको जो पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, वो सिल्वर में पे होता था। इस कारण से द ब्रिटिश बोट टी फ्रॉम चाइना, और इसी कारण से ब्रिटिशर्स चाइना से चाय खरीदते थे और उनको सिल्वर में पे करते थे। और यही कारण था कि उन्होंने भारत में ओपियम के कल्टीवेशन पर अधिक जोर दिया था। Soon they come up with a very corrupt plan। धीरे धीरे वो एक भ्रष्ट प्लान के रूप में शो होने लगे थे, दिखाई देने लगे थे एज ए प्रोडक्टर ऑफ ओपियम इन इंडिया। एंड भारत में ओपियम का प्रोडक्शन किया जाता था, अफीम का उत्पादन किया जाता था और उसकी स्मगलिंग चाइना को की जाती थी। द ब्रिटिश टुक अप दिस कम्प्लीटली इलीगल ट्रेड। यह टोटली गैर कानूनी व्यापार के रूप में चल रहा था एज इट फाइनेंस देयर टी ट्रेड, क्योंकि इसका जो फाइनेंस था वो चाइना के चाय व्यापार को मिल रहा था। तो इस तरह से ये इलीगल ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो क्या कल्टीवेशन? इंडिगो वाज मेजर टर्म इंटरनेशनल ट्रेड। उस समय पर इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में 16 से 19 सेंचुरी तक इंडिगो, नील की जो खेती थी, वो एक मेजर टर्म के रूप में जानी जाती थी। और यह जो उत्पाद था यह कॉटन के क्लोथ्स के डाई क्लोथ्स के रूप में यूज़ किया जाता था। इंडिगो, इंडियन इंडिगो वाज इन ग्रेट डिमांड। ब्रिटेन में जो इंडिगो का उत्पादन भारत में होता था उसकी बहुत अधिक डिमांड थी, और इसकी जो डिमांड थी वो कॉटन प्रोडक्शंस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद और अधिक बढ़ती जा रही थी। अनदर रीजन वाज द अबंडमेंट ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन कैब्रिन आइलैंड। इसका दूसरा रीज़न ये भी था कि जो कैब्रिन आइलैंड था वहाँ पर 18 सेंचुरी में अफ्रीकन स्लेव्स के द्वारा इंडिगो प्लांटेशर्स के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी 1791 में। इस कारण से वहाँ पर इंडिगो का प्रोडक्शन कम होता जा रहा था और भारत पर इसका भार बढ़ता जा रहा था। इस कारण से ब्रिटिशर्स का जो टारगेट था वो इंडिया की ओर टर्न हो चुका था। इंडिगो कुड बी प्रोड्यूस इन बंगाल इन लार्ज क्वांटिटीज़। भारत के बंगाल में, इंडिया में जो इंडिगो का प्रोडक्शन होता था वो बड़ी क्वालिटी में हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी थी चीप लेबर की। बिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ बंगाल इंडिगो वाज एक्सीलेंस। तो इस कारण से जो बंगाल था वो इंडिगो के उत्पादन में प्रमुख माना जा रहा था। सो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिग टू 4 वेज टू लार्ज एरियाज इन बंगाल अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। इस कारण से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टारगेट था वो बंगाल के अन्य एरियाज को भी इंडिगो कल्टीवेशन के रूप में शामिल करना था। इस कारण से वहाँ पर 2 सिस्टम्स को लागू किया गया, निट सिस्टम एंड रियोटे सिस्टम। अब इन दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंसेस थे? निट सिस्टम एंड रियोटे सिस्टम क्या था? निट सिस्टम के तहत जो प्लांटर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे इंडिगो का अपनी लैंड पर और डायरेक्टली कंट्रोल करते थे उसको। आइदर दे बॉट द लैंड, या फिर वो लैंड को खरीद लेते थे या रेंट पर उस दूसरों से उधार लेते थे। वहाँ पर वो हायर करते थे लेबर्स को इंडिगो का प्रोडक्शन कराने के लिए। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्या थी? इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली फर्टाइल लैंड। जो इंडिगो का उत्पादन होता था वो केवल उपजाऊ लैंड पर ही किया जा सकता था, विच वर डेंसली पॉपुलेटेड, और ये एरियाज बहुत अधिक घनी जनसंख्या वाले थे। व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू इवेक्ट, जब ब्रिटिशर्स ने इन लैंड्स को खाली कराने की कोशिश की या लीज पर लेने की कोशिश की तो वहाँ पर उनको विवादों का सामना करना पड़ा। दे कुड नाइदर हायर लेबर, वो ना तो लेबर को अरेंज कर पाए और ना ही प्लॉग्स और बुलक्स का अरेंज कर पाए, जिसके कारण यह सिस्टम असफल हो गया। इस सिस्टम की असफलता के बाद रियोटे सिस्टम को लागू किया गया। रियोटे सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए गए, जिसमें जो ज़मीन के मालिक होते थे जिनको रियोट्स माना गया था वो प्लांटर्स के साथ समझौता साइन करते थे। रियोट्स वर गिवन लोन, इसके लिए समझौता साइन होने के बाद जो रियोट्स होते थे उनको लोन दिया जाता था इंडिगो के उत्पादन के लिए। लगभग एटलीस्ट 25% एरिया पर उन्हें अपनी लैंड पर खेती करनी होती थी इंडिगो की। लेकिन बाद में पीसेंट्स होते थे उनको इन्फॉर्म किया गया कि लोन्स कुड बी रीपेड ओनली बाय सप्लाइंग इंडिगो टू द प्लांटर्स एट फिक्स्ड लो रेट्स। लेकिन बाद में क्या कहा गया कि जो फिक्स रेट है उसी पर जब वो सप्लाई करेंगे तभी उनको लोन रीपे किया जाएगा। अब इसके बाद किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस सिस्टम में भी। पीसेंट्स ग्रो इंडिगो ऑन देयर फील्ड्स रिवाइज वेरी लो। जो पीसेंट्स के द्वारा इंडिगो का उत्पादन हो रहा था अपनी खेतों पर वो बहुत कम था।
उनका जो प्राइस था वो बहुत कम निर्धारित किया गया था। इसके कारण उन्हें मनी लैंडर से लोन लेना पड़ रहा था और वे क्लचेस में, एक जाल में फंस चुके थे। मनी लैंडर के कर के जाल में वो फंसते जा रहे थे। आफ्टर ग्रोइंग इंडिगो, पीसेंट्स कुड नॉट शो। अब एक लैंड पर, जिस लैंड पर वो खेती कर रहे थे, इंडिगो के उत्पादन के बाद वो लैंड बेकार हो जाती थी, उस पर चावल आदि का उत्पादन नहीं हो सकता था क्योंकि जो मिट्टी की फर्टालिटी थी वो खत्म हो जाती थी। इफ द पीसेंट रिफ्यूज टू फॉलो देयर ऑर्डर, और अगर प्लांटर्स के जो ऑर्डर्स थे इंडिगो के उत्पादन के लिए, अगर वो उनको रिफ्यूज करते थे, उनको मना करते थे, तो उनके साथ उनको लैथियोस कहा जाता था, बीट किया जाता था, किडनैप किया जाता था और उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। द लोकल पुलिस और मजिस्ट्रेट जो थे वो भी प्लांटर्स को ही सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह की व्यवस्था इन दोनों सिस्टम में देखने को मिल रही थी। इसी के प्रभाव के कारण इंडिगो रिवॉल्ट हमें देखने को मिली। नील क्रांति इसको कहा जाता है, नील क्रांति या ब्लू रिबेलियन भी इसको हम कहते हैं। 1859 में रियॉर्ड्स के द्वारा बंगाल में रिफ्यूज किया गया इंडिगो के उत्पादन के लिए, और उन्होंने यह भी कह दिया कि वे रेंट पे नहीं करेंगे प्लांटर्स को। इसके लिए उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पर अटैक किया, सोशली सामाजिकली बॉयकॉट किया, पीसेंट्स के द्वारा बॉयकॉट किया गया। जमींदार जो थे उन्होंने भी रियॉर्ड्स का साथ दिया, वुमेन्स भी इस क्रांति में खड़ी हो गई। जो गोमताज थे, जो कलेक्ट करते थे रेंट का, उनको पीटा गया। एंड रियॉर्ड रिफ्यूज टू टेक एडवांस ऑफ शो इंडिगो, उन्होंने पीसेंट्स ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वो अपनी लैंड पर इंडिगो नहीं बोएंगे। इन सितंबर 1860 पीसेंट रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो अंडर एनी प्रेशर, यहाँ तक कि सितंबर 1860 में किसानों ने किसी भी प्रेशर में, किसी भी दबाव में आकर अपनी लैंड पर इंडिगो का उत्पादन करने से मना कर दिया। इस तरह से जो रिवॉल्ट थी उसकी शुरुआत हुई थी गोविंदापुर में, नोएडा डिस्ट्रिक्ट बंगाल में, और यह लीड किया गया था दिगंबर एंड बिसाम्बर विश्वास के द्वारा, और यह जल्द ही अन्य एरियाज में भी, जिलों में भी बंगाल के फैलती चली गई। इस तरह से जो किसान थे वो एकजुट हुए और उन्होंने प्लांटर्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अल्टीमेटली द प्लांटर्स कुड नॉट विदस्टैंड देयर कलेक्टिव माइट्स। इस तरह से जो प्लांटर्स थे वो लंबे समय तक उनके सामने नहीं खड़े रह सके और उनको अपनी फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा। वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट, जो इसका प्रमुख इम्पैक्ट देखा जाता है वो बंगाल में था, वाज इट इंजॉयड द सपोर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास। इसका सपोर्ट बंगाल में इस रिवॉल्ट के कारण जो सपोर्ट मिल रहा था वो इंटेलेक्चुअल क्लास, जो बौद्धिक वर्ग था समाज का और अन्य ग्रुप थे, उनके द्वारा इसको सपोर्ट मिल रहा था। रूरल एरियाज में जितने भी विद्रोही थे उन सबको जमींदारों का सपोर्ट मिल रहा था, और अर्बन एरियाज में एजुकेटेड मिडिल वर्ग का भी इस मूवमेंट को सपोर्ट देखा जा रहा था। बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट इंडिगो कमीशन। यही कारण था कि बंगाल में ब्रिटिश सरकार को एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट करना पड़ा इस सारी व्यवस्था पर रिव्यू लेने के लिए, और उस रिपोर्ट के तहत भी कमीशन हैड द प्लांटर्स गिल्टी। उस रिपोर्ट में प्लांटर्स को दोषी पाया गया, उनके कार्य की आलोचना की गई जिस मेथड से वो कलेक्ट करते थे रिवेन्यू। द इंडिगो प्रोडक्शन कम टू एन एंड इन बंगाल। इस तरह से बंगाल में यह प्रोडक्शन अंत हो गया। ग्रेजुअली इट मूव टू बिहार। उसके बाद बिहार में भी यह विद्रोह देखने को मिला। चंपारण में वर्कर्स एट द इंडिगो प्लांटेशन रिवॉल्ट, जो वर्कर्स थे चंपारण के, उन्होंने इंडिगो प्लांटेशंस में रिवॉल्ट किया, विद्रोह किया 1867-68 में। That the final blow to indigo cultivation come when and cheaper synthetic dye was invented। और जो फाइनल ब्लो अप था, नील की खेती का जो फाइनल बाइंड अप था, वो तब देखने को मिला जब 19th सेंचुरी में एक चीप सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन कर दिया गया। महात्मा गांधी टुक अप द कोज ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स अगेंस्ट द लोकल प्लांटर्स। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी इंडिगो कल्टिवेटर्स के खिलाफ, लोकल प्लांटर्स के खिलाफ जनता का सपोर्ट किया, और इस तरह से इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो भारत में एंड हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं भारत में किस तरह से कृषि के क्षेत्र में चेंजेस हुए ब्रिटिश शासनकाल में। इस चैप्टर का बुक वर्क और नोटबुक वर्क हम लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वहाँ से उसको कंप्लीट करना है। ओके देन, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर स्टूडेंट्स। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर विद दिस वीडियो वेरी केयरफुली। आप बुक साथ में लेकर बैठिए और इस चैप्टर को वीडियो के साथ साथ ध्यान से समझिए। टिल देन, थैंक यू।